सो हाय एवरीवन, पॉलिटी सीरीज का ये दूसरा वीडियो होने वाला है जिसमें हम टैकल करने वाले हैं मोस्ट से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं हम इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में। आप कोई सा भी एग्जाम अगर दे रहे हैं, फिर वो चाहे किसी स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं या फिर सेंट्रल लेवल का कोई एग्जाम दे रहे हैं, उसमें आर्टिकल से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस आर्टिकल्स को हम टैकल कर पाएँ अपने एग्जाम में, इसके बेसिस पे हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को उठाया है जिसमें हम देखने वाले हैं। वैसे तो आर्टिकल्स आपके पास बहुत सारे हैं, लेकिन क्या सब आर्टिकल्स को पढ़ना है? बिल्कुल नहीं। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जो कि एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। उन्हीं आर्टिकल्स को हम देखने वाले हैं। और आप चाहे यूपीपी का एग्जाम दे रहे हो या फिर उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कोई भी किसी भी एग्जाम को आप अगर अपीयर होने वाले हैं, तो ज़रूर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहद ही ज़रूरी है, जिसमें हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में। इससे पहले एक लेक्चर पढ़ चुका है जिसमें हमने बहुत सारे ऑफिशियल लैंग्वेज के रिलेटेड क्वेश्चंस देखे थे। वो सारी वीडियो आपको देख भी सकते हैं। तो आइए अनुच्छेद 1 के बारे में हम समझते हैं, आर्टिकल्स फर्स्ट हमारा क्या कहता है। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है उसमें पहला आर्टिकल है हमारा पहला, जिसमें हम कहते हैं संघ या नाम क्षेत्र। चलिए ठीक है, ये सबको पता रहता है। यूनियन एंड इस टेरिटरी के बारे में ये सबको पता रहता है। आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक की बात करें तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, यानी कि आपके सिटीजनशिप से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो 5 से 11 के बीच में हैं। आइए अगर हम बात करें आर्टिकल 14 के बारे में, तो आर्टिकल 14 कहता है कि आपके राइट टू इक्वालिटी ऑफ द लॉज, कि कानून के विधि के समान आपके सारे लोग समान होंगे। किसी के लिए भी कानून जो है वो किसी के लिए डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, फिर वो चाहे किसी भी पोस्ट पे क्यों ना हो। हालांकि प्रेसिडेंट के केस में, आपके गवर्नर के केस में, या फिर आपके पार्लियामेंट के जो एमएलए हैं या फिर कह लीजिए आप एमपीज हैं, उनके केस में थोड़ा सा यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सेप्शन है, वो बात की बात है। उतने गहराई में आपके इस लेवल में एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन विधि के समझ समानता की इस मतलब हो गया कि आपका सब लोग कानून की नज़रों में समान है। आर्टिकल 14 में टैकल किया जाता है। बात करते हैं आर्टिकल 17 के बारे में, तो अस्पृश्यता का अंत बताता है, मतलब कि अनटचेबिलिटी जो होती है उसको यहाँ पे खत्म करता हुआ दिखता है आर्टिकल 17। आर्टिकल 18 के बारे में हम बात करें तो उपाधियों का अंत। हालांकि उपाधियों में बहुत सारी उपाधियां हैं, जैसे कि आप भारत रत्न हो गया या फिर इन सबको ये उपाधि नहीं कही जाती है। बहुत सारे लोग भारत रत्न लगा करके अपने नाम को लिखते हैं, तो वो उपाधि नहीं कही जाती है। और आपके जितने भी डिफेंस से रिलेटेड उपाधि दी जाती है, चाहे आपके गवर्नर, चाहे आपके जनरल कह लीजिए, लेफ्टिनेंट कह लीजिए, तो ये सब उपाधि नहीं होती है, ये सब एक नेम होते हैं। तो इस प्रकार से उपाधियों का अंत जो है वो खत्म कर दिया गया आर्टिकल 18 में। नाउ बात करते हैं आर्टिकल 19 ए के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको जानना भी चाहिए। इसमें आपको बोलने की आज़ादी दी जाती है। आपको राइट टू फ्रीडम कह सकते हैं यहाँ पे, राइट टू स्पीच, आपकी बोलने की आज़ादी दी गई है यहाँ पे। तो आर्टिकल 19 ए। नाउ बात करते हैं आर्टिकल 21 के बारे में, जिसमें हम बात करते हैं प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में, यानी कि आपको यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी, इसे राइट टू प्राइवेसी भी कहते हैं, कि आपकी जो प्राइवेसी है उसको मेंटेन रखा जाए, इसी के आर्टिकल के तुरंत तहत आता है। और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि आप जी सकते हैं, मर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप यहाँ पे कुछ फिर से एक्सेप्शन उठ जाता है, लेकिन आर्टिकल ये 21 आप समझिए कि आपके राइट टू लाइफ, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लाइफ हो गया, राइट टू प्राइवेसी हो गई, इन सारी चीज़ों के लिए बताता है। नाउ यहाँ पे हम एक देख सकते हैं आर्टिकल 20, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वो भी है, उसको भी हम समझ लेते हैं यहीं पे। आर्टिकल 20 ये कहता है कि अगर आपने कोई क्राइम जो है कमिट करी है, तो क्राइम कमिट करने के दौरान जो वहाँ पे लॉज हैं, जो लॉज लागू किए गए हैं, उन्हीं के हिसाब से आपको पनिशमेंट दी जाएगी। ना तो उससे ज़्यादा दी जाएगी, ना उससे कम दी जाएगी। यानी कि आपको जिस समय आप कोई क्राइम करते हैं, उस समय जो भी कानून रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको सज़ा देखने को मिलेगा। तो आर्टिकल 20 में बात करा जाता है। आर्टिकल 21 ए हो गया अगर हम बात करें यहाँ पे। आर्टिकल 20 ए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 21 क्लास ए में हम बात करते हैं 6 से लेकर के 14 ईयर्स के जितने भी चिल्ड्रन हैं, उनको शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। हालांकि ये बात पहले नहीं था, बाद में इसको ऐड किया गया था। और कब ऐड किया गया था? 86th अमेंडमेंट 2002 में इसको ऐड किया गया था। तो ये याद रखेंगे हम। और ये हमारा आर्टिकल 21 ए हो गया। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल हम देखते हैं 14 के बारे में, 24 के बारे में देखते हैं। इसमें कहा गया कि जो हमारे बालक हैं, यानी जो हमारे बच्चे हैं, उनको कारखानों, जो कि मतलब कि जो वहाँ पे जोखिम भरा है, जैसे 18 साल से कम अगर कोई बालक है जहाँ पे जोखिम भरा काम हो रहा है, यानी कारखाना हो गए, माइंस हो गए, तो इन सब जगहों पे उनको नहीं लगाया जा सकता है। ये कानून का प्रावधान है।
और आर्टिकल 23 क्या कहता है? आर्टिकल 23 ये कहता है कि जो पहले बंधुआ मजदूर हुआ करते थे, जिनको ऐसे कह सकते हैं बिना पैसा दिए काम करा लिया जाता था, जबरदस्ती फोर्सफुली काम करा लिया जाता, उन सबको खत्म करता है आर्टिकल 23। तो ये भी आप याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, आगे देख पाएंगे अब और सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में। तो जो हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नेक्स्ट है वो है हमारा आर्टिकल 25, जिसमें हम बात करते हैं धर्म आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। अगेन 25 से लेकर के 28 तक हमारी धार्मिक स्वतंत्रता की अधिकार हैं, जैसे मतलब कि रिलीजियस राइट टू रिलीजन से है आपका रिलेटेड 25 से 28 तक लेकर के। तो 25 क्या कहता है? धर्म आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता करता है, यानी आप अपने धर्म को मान सकते हैं, अपने धर्म को प्रचार कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 25 में कहा गया है। नाउ आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 32 के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए आर्टिकल 32 ही एक ऐसा आर्टिकल है जो हमें रिट जारी करता है। रिट कौन सा जारी करता है? जब हम सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है वो इसी आर्टिकल के थ्रू जारी करता है, यानी कि आपके फंडामेंटल राइट से रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ें यहाँ पे आहत होती हैं या उनका उल्लंघन किया जाता है तो हम आर्टिकल 32 का सहारा ले सकते हैं। यहाँ से हमारा डीपीएसपी स्टार्ट हो जाता है और आर्टिकल 37 देखते हैं। आर्टिकल 37 में कहा गया कि राज्य के नीति निदेशक तत्व न्यायालय में अपवर्तनीय है, यानी कि जो भी हमारे डीपीएसपीज होते हैं उनको हम न्यायालय यानी कि कोर्ट में ले जा करके उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, उस पर बदला नहीं जा सकता है। नाउ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन के बारे में, जो कि है यहाँ पे आर्टिकल 38 क्या कहता है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। तो आर्टिकल 38 क्या कहता है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। आर्टिकल 39 में निःशुल्क विधिक सहायता, आपको अगर कानूनी सहायता है तो वो फ्री में मिल सकती है, ऐसा 39 में लिखा गया है। ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, कई बार पूछा भी गया बहुत सारे एग्जाम के में। और आर्टिकल 44 की बात करें तो समान नागरिक संहिता, जिसे हम क्या कहते हैं यूसीसी भी कहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से भी जाना जाता है, हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में ये रहा विषय। आर्टिकल 47 की बात करें तो हम पोषण अधिकार व मादक पदार्थ जो हैं हमारे, उनको लेकर के आर्टिकल 47 चर्चा करता है। आर्टिकल 48 की अगर बात करें तो कृषि पशुपालन संगठन के बारे में बात करता है। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल हमारा 50 है। 50 क्या डिस्कशन करता है? 50 कहता है कि जो हमारा न्यायपालिका है और हमारा जो कार्यपालिका है वो दोनों क्या है? अलग अलग हैं। दोनों को अलग करने का जो कह सकते हैं बात करता है वो करता है आर्टिकल 50। नाउ आर्टिकल 51 सबसे इंपॉर्टेंट है। वो क्या कहता है? आर्टिकल 51 कहता है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, शांति और सुरक्षा मेंटेन करी रही जानी चाहिए, आर्टिकल 51 कहता है। और 51 के ए में कहता है कि मूल कर्तव्य। अब मुझे आप बता सकते हैं मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया? तो मूल कर्तव्य आपका रसिया से लिया गया है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा भी जाता है। अगर मूल कर्तव्य रसिया से लिया गया तो मूल जो हमारे मूल अधिकार हैं जिन्हें फंडामेंटल राइट्स कहते हैं वो कहाँ से लिया गया है? वो हमारा यूएसए से लिया गया है। एक बार देख लीजिए आप ध्यान से, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन आपको हो तो हो गई। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें अगर हम, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपका रसिया से लिया गया है। वहीं अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की तो हमारा यूएसए से लिया गया है। अगर रसिया ना देखा जाए आपको ऑप्शन में तो यूएसएसआर दिखेगा, तो वो भी हमारा सही होगा, क्योंकि जब ये लिया गया था तब ये रसिया यूएसएसआर हुआ करता था। नाउ आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं आर्टिकल 52 के बारे में। आर्टिकल 52 हमारे भारत के राष्ट्रपति को दिखाता है, भारत के राष्ट्रपति की बातें बारे में बात करता है आर्टिकल 52। आर्टिकल 53 की बात करें तो कार्यपालिका शक्ति के बारे में बात करता है। आर्टिकल 54 की बात करें तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 54 के तहत होता है। और निर्वाचन कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। उसके लिए आर्टिकल है, क्या आर्टिकल है? 324, अभी आगे हम देखने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 55 में हमारा निर्वाचन की रीति है, इसको भी छोड़िए, इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है राष्ट्रपति की शपथ, आर्टिकल 60 में देखने को मिलता है। यानी कि आपको याद रखना है आर्टिकल 52, आर्टिकल 54 और आर्टिकल 60, ये 3 आर्टिकल ऐसे हैं जो कि बेहद ही ज़्यादा जरूरी हैं। आर्टिकल 52 में आपके राष्ट्रपति का पद दिखाई देता है, आर्टिकल 54 में आपके राष्ट्रपति का निर्वाचन दिखाई देता है, आर्टिकल 60 में आपके राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, उसके बारे में बात किया गया है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है राष्ट्रपति से रिलेटेड, वो है आपका 61, जिसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया की बात कही जाती है। अगेन बात करें हम आर्टिकल 63 के बारे में तो उपराष्ट्रपति का पद धारण किया जाता है। और आर्टिकल 71 ये कहता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अगर कोई भी यहाँ पे विवाद आता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा।
आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को एक ऐसा अधिकार दिया गया है कि वो क्षमा शक्ति दे सकता है, लेकिन हर एक प्रकार से क्षमा शक्ति दे सकता है। यानी कि गवर्नर जो होता है आपका, गवर्नर और राष्ट्रपति जो आपके प्रेसिडेंट होते हैं, इन दोनों के केस में आपका देखने को मिलता है ये क्षमा शक्ति, पार्डनिंग पावर। लेकिन जो प्रेसिडेंट है उसमें ज़्यादा है और गवर्नर में कुछ एक्सेप्शन है। जैसे गवर्नर क्या कर सकता है, जो मार्शल कोर्ट हुआ करते हैं, यानी कि जो आपके डिफेंस रिलेटेड जो चीज़ें हुआ करती हैं उसमें नहीं कर सकता है। और आपका कोई अगर डेथ सेंटेंस है तो उसको भी नहीं कर सकता गवर्नर, लेकिन राष्ट्रपति हर एक चीज़ों में कर सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति ही आपका कह लीजिए डिफेंस रिलेटेड का सर्वोच्च होता है, तो वो डिफेंस रिलेटेड जो मार्शल कोर्ट हुआ रहता है उसको भी देख सकता है। आगे बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप आर्टिकल 76 और 74 के बारे में। आर्टिकल 76 क्या कहता है? आर्टिकल 76 ये कहता है कि आपका एक भारत में क्या होना चाहिए, महान्यायवादी होना चाहिए। महान्यायवादी यानी क्या है? यानी कि आपका अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल क्या होता है? अटॉर्नी जनरल आप कह सकते हैं भारत सरकार का वकील होता है, जो सरकारी वकील होता है भारत सरकार का, उसे हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं। और आर्टिकल 76 में ये बातें कही गई हैं। हालांकि इसके केस में बहुत सारी चीज़ें हैं कि कैसे उनको हटाया जाता है, कितने उनकी अवधि होती है, वो सारी चीज़ें हम बाद में बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आर्टिकल 74 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आर्टिकल 74 डिस्कस करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में कि एक जो है मंत्री परिषद होनी चाहिए, जो मंत्री परिषद जो होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और जो आपका प्रेसिडेंट होगा, इनके बीच की जो कड़ी होगी वो पीएम होगी। इन सब के बारे में बात करता है। तो अभी हम इसको और अच्छे तरीके से देख लेंगे, देखेंगे राज्य के कॉन्टेक्स्ट में, तो हम रिलेट करके चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आपको 2-3 चीज़ें याद करनी है, लेकिन मैं पहले राज्य वाला दिखा दूं, फिर आपको यहाँ पे रिलेट करवाता हूँ। आइए अब देखते हैं 78 के बारे में। तो 78 क्या डिस्कशन करता है? 78 कहता है कि एक प्राइम मिनिस्टर होगा, यानी कि आपका एक प्रधानमंत्री होगा, जो प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच की कड़ी होगी। यानी कि वो क्या करेगा, प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच जो भी बातें होंगी, संवाद होगा, उन सबको पहुंचाने का या फिर कह लीजिए बीच की कड़ी का काम करेगा प्राइम मिनिस्टर। ये 78 में कहा गया है, 78 में। वही अगर हम बात करें 79 की, आर्टिकल 79 हमारा संसद के बारे में बात करता है, आपके पार्लियामेंट के बारे में बात करता है। फिर से 81 और 80 दो ऐसे आर्टिकल हैं, यानी कि 3 आर्टिकल हैं आपके। पहले में पार्लियामेंट के बारे में बात किया जाता है, दूसरे में राज्यसभा के बारे में बात किया जाता है और तीसरे में लोकसभा। अब बहुत बड़ा कन्फ्यूजन यहाँ पे एक चीज़ ये उठता है कि सबसे पहले मान लीजिए हमने तो पढ़ा था 80-81, यानी कि 80 और 81 दोनों ही पढ़े थे, लेकिन एग्जाम में मैं कंफ्यूज हो गया कि राज्यसभा होगा कि लोकसभा होगा। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं न्यूमेरिक्स के फॉर्म में कि राज्यसभा सबसे पहले बड़ा बेटा आता है, यानी कि राज्यसभा जो है वो सबसे बड़ा होता है, उसके बाद लोकसभा होता है। तो राज्यसभा सबसे बड़ा होता है, यानी कि सबसे बड़ा बेटा पहले आएगा, यानी राज्यसभा पहले आएगा। यानी कि 80 में क्या है हमारा, राज्यसभा है, और 81 में हमारा लोकसभा है, यानी छोटा बेटा बाद में आएगा। तो इसको आप थोड़ा सा इस तरीके से न्यूमेरिक्स बना के आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 108 के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जब भी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी तो वो आर्टिकल 108 के तहत बुलाई जाएगी। यानी कि संयुक्त बैठक के लिए हमारे पास आर्टिकल 108 है और आर्टिकल 110, ये तीनों ही आर्टिकल बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 108, 110, 112 तीनों को याद कर लेते हैं। 108 हो गया, 110 हो गया और 112 हो गया। ये तीनों क्या कहते हैं, 108 क्या कहता है, देखिए दो दो का गैप है, इसको आप याद कर लीजिएगा आसानी से, दो दो का गैप है, 8, 10, 12। तो 8 कहता है कि हमारे पास संयुक्त बैठक होगी। किसकी संयुक्त बैठक होगी? राज्यसभा और लोकसभा की, दोनों की संयुक्त बैठक होगी। आर्टिकल 10 क्या कहता है? आर्टिकल 10 कहता है कि जो मनी बिल होता है उसको उसके बारे में बताया जाता है। और आपके आर्टिकल 12 में क्या करा, किसके बारे में बताया जाता है? फिनेंशियल, जो वित्तीय विवरण होते हैं, फिनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है, जिसे हम बजट के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में बताया जाता है। तो अगेन आप देख लीजिए यहाँ पे, एक तो पहले संयुक्त में बताया जाता है, संयुक्त बैठक कब होगी, जो कि 108 में बताया जाता है। दूसरे में हमारा बताया जाता है कि मनी बिल, दूसरे में मनी बिल बताया जाता है। तीसरे में हमारा बजट के बारे में बताया जाता है। हालांकि बजट कहीं भी लिखा नहीं गया है, यानी क्या लिखा गया, फिनेंशियल स्टेटमेंट लिखा गया है, लेकिन हम इसको बजट के नाम से जानेंगे। तो संयुक्त बैठक में 108 हो गया, मनी बिल में 110 हो गया और बजट में हमारे 112 हो गया। तो इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कह सकते हैं 10123 है, यानी कि 123 आर्टिकल है, जिसमें राष्ट्रपति कोई भी अध्यादेश जारी कर सकता है। यानी कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनके पास ऑर्डिनेंस का पावर जो है वो इसी के तहत आता है, आर्टिकल 123। नाउ इसको देखिए, 123 आर्टिकल है आपके पास प्रेसिडेंट के पास, ऐसे ही सेम आर्टिकल आपके गवर्नर के पास भी होता है, जिसको हम 213 कह सकते हैं। अभी कुछ ऐसे ऐसे आर्टिकल्स मैं आपको बताऊंगा जो कि कह सकते हैं आप आपके स्टेट और आपके सेंटर दोनों से रिलेट करके आप देख पाएंगे। यानी कि आप अगर एक याद कर लेते हैं, दूसरा आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो 123 जो आर्टिकल है वो किसके कॉन्टेक्स्ट में, वो राष्ट्रपति के कॉन्टेक्स्ट में, प्रेसिडेंट के केस में है। वहीं अगर 213 की बात करें, यानी कि हम आगे की दो चीज़ों को आगे पीछे कर दें, यानी कि 213 कर दें, तो ये हमारा हो जाता है गवर्नर के केस में। तो गवर्नर के केस में जो हमारे पास ऑर्डिनेंस का पावर है 213 के तहत आता है। वहीं अगर बात करें प्रेसिडेंट के केस में तो 123 के तहत आता है। ना बात करते हैं 124 आर्टिकल के बारे में। ये सुप्रीम कोर्ट को टैकल करता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताता है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और उनके गठन के बारे में बताता है। आर्टिकल 129 जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ दीजिए। आर्टिकल 143 के बारे में डिस्कशन करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, जिसमें राष्ट्रपति किसी भी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बाइंड नहीं है कि वो सलाह दे ही दे, और राष्ट्रपति भी बाइंड नहीं है कि वो सलाह मान ही ले, लेकिन एज अ फॉर्मेलिटी कह सकते हैं, या फिर एज अ कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन, या फिर कन्वीनियंट जैसा भी लगे राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति जो है सलाह मांग सकता है सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट सलाह दे दे या ना दे उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आर्टिकल 43 में है, 143 में है। आर्टिकल 148 में क्या है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, अगेन जो है यहाँ पे जो हमारे पास 76 में था वही कह सकते हैं, 76 में अटॉर्नी जनरल था। यहाँ पे आपके पास 148 में क्या है, आपके पास 148 में सीजीए है, कंट्रोलर जनरल ऑडिटर, और आपके पास 46 में 76 में क्या है, 76 में अटॉर्नी जनरल है। तो इन दोनों की बातों को हम याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं 153 के बारे में, जो राज्य के राज्यपाल के बारे में बताता है, और 161 राज्यपाल के क्षमादान शक्ति के बारे में बताता है, और 165 राज्य के महाधिवक्ता के बारे में बताता है। जिस तरीके से हमारे पास आर्टिकल 76 था, जो कि सेंटर का एक कह सकते हैं सबसे बड़ा विधिक अधिकारी या फिर का वकील होता है, अटॉर्नी जनरल, उसी प्रकार से हमारे पास राज्य में भी एक वकील होता है जो कि हम राज्य महाधिवक्ता के नाम से भी जानते हैं, 165 में आता है। यहाँ पे देखिए 213 फिर से अगेन वही मैंने जो बताई थी, राज्यपाल के पास क्या है, एक अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो 213 में राज्यपाल के पास है, और 123 में किसके पास है, 123 में प्रेसिडेंट के पास है। 214 देखिए, 214 क्या है, उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय यानी कि आपके हाई कोर्ट जो होते हैं वो होते हैं किसमें है, 214 में। और इसी को जरा याद रखिए, 124 ये क्या है, आपका सुप्रीम कोर्ट है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट 124 है, अगर मैं आगे के दो डिजिट को आगे पीछे कर दूं, यानी कि 2 को पहले लाऊं और 1 को बाद में भेज दूं, तो 214 हो जाता है, और ये हाई कोर्ट में चला जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 124 है आपका, और क्या है, 124 सुप्रीम कोर्ट को टैकल करता है, और हाई कोर्ट को 214 टैकल करता है। तो ऐसे आप रिलेट कर पाएंगे। देखिए हमने क्या रिलेट करा, दो चीज़ें रिलेट करी, 123 रिलेट करा जिससे हमने बनाया 213, और हमने रिलेट करा 124 जिससे हमने बनाया 214, है ना। यस, 214 किसको बताता है, हाई कोर्ट के बारे में। 124 किसको बताता है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में। 123 किसके बारे में बताता है, प्रेसिडेंट के अध्यादेश के बारे में, और यहाँ पे गवर्नर के अध्यादेश के बारे में। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखने वाले हैं कुछ रिट के बारे में। देखिए रिट जो जारी करी जाती है वो जारी करी जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और हाई कोर्ट के द्वारा भी। तो सुप्रीम कोर्ट में जो रिट जारी करी जाती है वो 32 आर्टिकल के तहत जारी करी जाती है, लेकिन हाई कोर्ट में जो जारी की जाती है 226 आर्टिकल के तहत जारी की जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, जीएसटी के लेकर के यहाँ पे बातें कही गई हैं। तो 246 क्लॉज ए में आर्टिकल के बारे में बताया गया है, जिसमें हम जीएसटी को देखते हैं। 263 अगेन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में बात करता है, इंटर स्टेट अंतर राज्य परिषद के बारे में बात करता है 263। अब यहीं से स्टार्ट हो जाता है आपका और भी इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं उनके बारे में। जैसे हमारे पास संचित निधि, जिसे हम कंसोलिडेट फंड कहते हैं, तो 266 में आपका संचित निधि है, कंसोलिडेटेड फंड है, और आपका 267 में क्या है, इमरजेंसी फंड है। तो 266 में आपका कंसोलिडेटेड फंड है, और आपका 267 में यानी कि 267 में आपका
इमरजेंसी फंड है। 280 में अगेन वित्त आयोग है, वित्त आयोग आपका वही फिनांस कमीशन। और अगर हम बात करें आर्टिकल 300 ए में यानी क्लॉज ए में, उसमें आपका संपत्ति का अधिकार है, जो कि पहले आपके पास फंडामेंटल राइट था, लेकिन बाद में इसको हटा करके 44th अमेंडमेंट जो हमारे पास हुआ था 1978 में, उससे इसको हटा करके डाल दिया गया यहाँ पे आर्टिकल 300 क्लॉज ए में, जिससे संपत्ति का अधिकार एक नाउ लीगल राइट बन गया है। पहले ये फंडामेंटल राइट हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया कि 324 जो है इस टैकल करता है आपके निर्वाचन आयोग के बारे में। 324 जो होता है निर्वाचन आयोग के बारे में बताता है। और निर्वाचन आयोग दो प्रकार से कह लीजिए, एक स्टेट लेवल पे और एक के सेंट्रल लेवल पर। सेंट्रल लेवल पर बहुत सारी चुनाव को कराया जाता है और स्टेट लेवल पर बहुत सारे चुनाव को कराया जाता है। कौन कौन से चुनाव होते हैं बात की किसी वीडियो में हम देख लेंगे। 338 के बारे में हम देखने वाले हैं। 338 क्या दिखाता है, एससी के बारे में बताता है। 338 एससी के बारे में, एससी कमीशन यानी कि शेड्यूल कास्ट कमीशन के बारे में बताता है 338 बस। और 338 एक इसके बारे में बताता है, 338 एक बताता है आपके एसटी के बारे में। देखिए तीन चीजें हैं, इसको आप याद रख लीजिएगा, एससी, एसटी और ओबीसी। और एक ईडब्ल्यूएस भी बन गया है। तो एससी कमीशन जो है आपका 338 के बारे में बताता है, एसटी कमीशन 338 ए के बारे में बताता है, और ओबीसी कमीशन है 338 बी के बारे में बताता है। तो सबसे पहले क्या है, एससी है 338 में, एसटी आता है उसके बाद 338 ए में कमीशन है ये, ओबीसी कमीशन है 338 बी में। आगे बढ़ते हैं अदर और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में देखते हैं। देखिए अदर जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है जो कि है हमारा 343, जिसमें हमने देखा ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात करी थी। और ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड हमने एक वीडियो डाली है, जिसको आप देखेंगे, बिलीव मी आपके एक क्वेश्चन जरूर उससे फंस जाएंगे। तो ये है आपके ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में 343। और 352 जिसे हम कहते हैं, जैसे हमारे पास, और जानते होंगे आपने कई बार इसको याद भी करा होगा, आपको याद भी होगा, हालांकि एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। 352, 356 और 360 ये तीनों क्या है आपके इमरजेंसी है। कौन सी इमरजेंसी है, एक नेशनल इमरजेंसी है। और आपका ये क्या है 356 क्या है, 356 आपका स्टेट इमरजेंसी है। और आपका 360 क्या है, आपका फिनेंशियल इमरजेंसी है। तो ये तीन प्रकार की इमरजेंसी है। पहले में राष्ट्रपति शासन, दूसरे में भी राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, तीसरे में भी राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। ये तीन प्रकार की इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और आपकी फिनेंशियल इमरजेंसी। आइए आगे बढ़ते हैं हम। जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 368, जिसके तहत ही किसी भी अगर नियम को बदलना जाता है या फिर किसी भी आर्टिकल में या फिर कह लीजिए क्लॉज में चेंजेस किए जाते हैं, तो वो इसी के थ्रू चेंज किया जाता है 368। ये संविधान संशोधित करने की एक विधि है या प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया के थ्रू कोई भी संविधान संशोधित किया जाता है। तो होप यू ऑल कि आपने सारी चीज़ें देख ली होगी। एक चीज़ जो मुझे बतानी है वो बतानी ये है, थोड़ा सा रिलेट करके। वो रिलेट करके कैसे बतानी है आप थोड़ा सा एक बार ध्यान दे दीजिए, उसके बाद ये लेक्चर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। देखिए सबसे पहले जो हमने देखा है कि एक तो होता है स्टेट लेवल पे और एक होता है सेंट्रल लेवल पे। तो सेंट्रल लेवल पे जो चीज़ें हैं वही स्टेट लेवल पर भी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आप देखेंगे कि 72 जो आर्टिकल है वो हमारे पार्डनिंग पावर देता है, यानी कि राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति देता है। वैसे ही हमारे पास 161 है जो हमारे गवर्नर हैं उनको क्षमा करने की शक्ति देता है। अब इसमें हम दो दो जोड़ते जाएंगे, 74 जोड़ दिया, 76 जोड़ दिया और 78 जोड़ दिया, यानी कि दो दो जोड़ते जाएंगे, 74 हो जाएगा, 76 हो जाएगा और 78 हो जाएगा। अगेन इधर भी हम दो दो जोड़ सकते हैं, तो 63 हो जाएगा, 165 हो जाएगा और 167 हो जाएगा। ओके 167 हो जाएगा। तो 72 में क्या है, 72 में पार्डनिंग पावर है। 74 में क्या है, 74 में आपके पास एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो आपका सेंट्रल लेवल पे है। सेम इधर भी होगा, पार्डनिंग पावर गवर्नर के पास है। और 163 में क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यहाँ पे भी है, लेकिन ये जो आपका कह सकते हैं लेजिस्लेटिव, फिर कह लीजिए आप असेंबली जो होती है, आपके विधानसभा जो होती है, वो उसकी बात कही जा रही है, यानी कि आपके स्टेट लेवल पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। 76 में अटॉर्नी जनरल होते हैं, अटॉर्नी जनरल होते हैं, ठीक है। 165 में आपके अटॉर्नी जनरल मतलब कौन से वकील, कौन से वकील, आपके जो एक सेंट्रल लेवल के वकील होते हैं वो 76 में पाए जाते हैं। सेम इधर भी होते हैं जो हमारे वकील होते हैं, कौन से वकील, सरकारी वकील ये भी हैं लेकिन ये स्टेट लेवल के हैं, तो इनको रखा गया 165 में। 178 में क्या है, 78 में आपकी एक पीएम होंगे,
जो पीएम होंगे और 167 में एक सीएम होंगे, चीफ मिनिस्टर होंगे, जो कि पीएम क्या करेंगे, पीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच संवाद स्थापित करेंगे। साथ ही साथ सीएम भी क्या करेंगे, 167 में जो है वो गवर्नर और आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच क्या करेंगे, संवाद स्थापित करेंगे। इस प्रकार से ये चीज़ें पूरी तरीके से आपको क्लियर हो गई होंगी। ये सारी वीडियोज़ अगर आपने एक दो बार इसको रिवाइज कर लिया तो ज़रूर मेरी बात मान लीजिएगा कि आपके एग्जाम में ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे, तो जुड़ जाइएगा चैनल से। बहुत बहुत धन्यवाद।